और चलिए बात करेंगे अतीक अहमद की। अतीक अहमद उत्तर प्रदेश का माफिया जिसकी तूती बोलती थी, आज वो कोर्ट में रोने लगा। आज पहली बार उसे किसी मामले में दोषी ठहराया गया और न सिर्फ दोषी ठहराया गया बल्कि सजा भी दी गई। उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद समेत 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुना दी है। अतीक अहमद के भाई अशरफ समेत 7 आरोपियों को बरी भी कर दिया गया है। कोर्ट ने सजा के साथ साथ तीनों दोषियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सरकार सख्त, अतीक का सूर्यास्त। सीएम योगी का प्लान, अतीक एंड फैमिली में त्राहिमाम। जयराम के दुनिया के 43 साल, योगी के आगे माफिया बेहाल। योगी राज में डॉन को लगा डर, कोर्ट में अतीक रोया फूट फूट कर। अतीक अहमद एक वक्त था जब प्रयागराज और आसपास के इलाके में उसकी तूती बोलती थी, उसके इशारे के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता था। लेकिन आज आलम जुदा है। आज डॉन अतीक अहमद बिलबिलाने लगा है। आज अतीक अहमद रो रहा है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, और आज के फैसले के बाद लग रहा है कि यूपी से माफिया राज मिट्टी में दफन हो जाएगा। 43 साल के जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बना अतीक अहमद, जिसे पहली बार सजा सुनाई गई। उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज में एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद और उसके साथ 2 लोगों को दोषी ठहराया। कोर्ट ने माफिया अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई। माननीय न्यायालय एमपी एमएलए श्री दिनेश शुक्ला द्वारा अभियुक्तगण अतीक अहमद व दिनेश पासी को अंतर्गत धारा 364A/34/120 बी, 341, 342, 504, 506 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में दोषित किया गया। इसी प्रकार से खान सौलत उर्फ हनीफ को अंतर्गत धारा 364A/120 बी में दोषित किया गया। इसमें अतीक अहमद और दिनेश पासी को 364A में आजीवन सश्रम कारावास व 5,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। इसी प्रकार से 506(2) आईपीसी में भी 3 वर्ष कारावास से दंडित किया गया है। कोर्ट के फैसले के बाद माफिया अतीक अहमद, दिनेश पासी और सौलत हनीफ खान की बची हुई जिंदगी अब जेल की काल कोठरी में गुजरेगी। कोर्ट ने अपने फैसले में तीनों पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया, जबकि अतीक के भाई अशरफ समेत 7 को बरी कर दिया गया। अतीक अहमद ने जैसे ही फैसला सुना, कोर्ट रूम में फूट फूट कर रोने लगा, बेहोश होकर गिर पड़ा। फैसले के बाद अतीक अहमद जब कोर्ट रूम से निकल रहा था तो उस दौरान वकील और अतीक अहमद के बीच धक्का मुक्की हुई। आज प्रदेश के मुख्य माफिया अतीक अहमद को पहली बार किसी न्यायालय के द्वारा सजा सुनाई गई है। जिस केस में सजा हुई है उसमें राजू पाल हत्याकांड का जो प्रमुख गवाह था उमेश पाल, उसका अपहरण 28 फरवरी 2006 को अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने किया था। आज माननीय न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों तथा गवाहों के बयान तथा हमारे अभियोजन अधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों के आधार पर 3 अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी दिया है। आपको ये भी बता दें कि किस मामले से अतीक अहमद को पहली बार सजा सुनाई गई। बीएसपी विधायक राजू पाल की 25 फरवरी 2005 को हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल इस हत्याकांड का मुख्य गवाह था। अतीक अहमद ने उमेश पाल को गवाही देने से मना किया।
उमेश पाल ने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने उमेश पाल को अगवा कर लिया था। बाद में उमेश पाल पुलिस में इसको लेकर शिकायत दर्ज कराने पहुंचा। इसी के बाद मामला अदालत में चला। 17 साल के लंबे इंतजार के बाद उमेश पाल के परिवार को इंसाफ मिला। अतीक और उसके 2 साथियों को एमपी एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा के ऐलान के बाद उमेश के परिवार ने राहत की सांस तो ली, लेकिन अतीक को फांसी की सजा देने की मांग भी की। 2 साल 16 साल से लड़ते लड़ते आज उसको इन लोगों ने मार डाला, शहीद हो गया। अब मेरे घर में उसके अलावा उसका मेरा बेटा शेर की तरह था, जो कि इससे आज तक अतीक से किसी ने आके नहीं मिलाया। लेकिन मेरे बेटे ने 16-17 साल इससे मुकदमा लड़ा। जब अंतिम समय आ गया तो इसने मेरे बेटे को मरवा दिया। लेकिन आज फैसला आने वाला है। मैं ऊपर कोर्ट से कल भी कह रही थी आज इसको फांसी की सजा हो, इसलिए कि इसको अगर उम्र कैद हो गया तो जेल में बैठ करके वहाँ से शतरंज रच करके मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को ये फिर विनाश की घड़ी पहुँचाएगा। मैं मांग करती हूँ कि जो है उन्हें फांसी की सजा ही दी जाए, नहीं तो अगर वो जिंदा रहेगा तो कल को हम लोग के लिए भी खतरा बन सकता है। और मेरे पास कोई लड़ने वाला नहीं है, मैं असहाय हूँ, मेरी सास है, मैं हूँ और मेरे घर में जितने भी बच्चे सब छोटे हैं, कोई लड़ने वाला नहीं है। मैं आपके माध्यम से ही न्यायालय और शासन प्रशासन सबसे मांग करती हूँ कि उन्हें छोड़ा ना जाए, उनको फांसी की सजा ही दिलाई जाए। अतीक के खिलाफ 103 मामले दर्ज हैं, यानी 100 से ज्यादा मामलों में जुर्म का आरोप है। अभी तो पहले ही मामले में सजा सुनाई गई है, अभी तो बहुत सारे मामलों में फैसला आना बाकी है। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिट्टी में मिलाने की बात जो कही थी वो अब धीरे धीरे साफ हो रही है। प्रयागराज और आसपास के इलाकों में तूती बोलने वाला माफिया का राज अब खत्म होने की कगार पर है और यही वजह है कि प्रयागराज के लोगों में खुशी का माहौल है। लोग मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश धीरे धीरे उत्तम प्रदेश बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, अतीक अहमद को अभी सिर्फ एक ही मामले में सजा मिली है, जबकि उसके खिलाफ 100 से ज्यादा केसेस हैं। ऐसे में आपको माफिया अतीक अहमद की क्राइम हिस्ट्री के बारे में भी बता देते हैं। 17 साल की उम्र से ही ये तमाम आरोपों में और तमाम ऐसे गुनाहों में लिप्त था। 17 साल की उम्र में पहला मर्डर कर दिया गया था अतीक अहमद की तरफ से। तो क्राइम कुंडली उनकी कुछ इस तरह से है। 8 हत्या के मुकदमे अतीक अहमद पर दर्ज हैं। 17 साल की उम्र से शुरू हुआ यह सिलसिला आज तक जारी है। 25 मुकदमों में अतीक अहमद की पेशी हो चुकी है। और इसके बाद 43 साल में 100 से ज्यादा केस उस पर दर्ज हो चुके हैं। जिन 100 से ज्यादा केसों का बार बार जिक्र हो रहा है, सन 1995 में लखनऊ गेस्ट हाउस कांड का मुख्य आरोपी था अतीक अहमद। किस तरह से ये माफिया अपना खौफ बनाते हुए इन तमाम गुनाहों को अंजाम देता रहा। और 2005 का राजूपाल हत्याकांड, जिसमें मुख्य आरोपी है अतीक अहमद, और यही केस है जो आज तक गले का फांस भी बना हुआ है। 400 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त की हैं अतीक अहमद ने, यह भी इस पर आरोप है। 5 बार विधायक रहा है, 1 बार सांसद रहा है और इस दौरान भी खूब जुल्म किए हैं लोगों पर। तो ये तमाम वो कुंडलियां हैं जो आपको बता रहे हैं अतीक अहमद किस तरह से लिप्त रहा। अतीक अहमद अपने परिवार का एकमात्र आरोपी नहीं है। बड़ी बात तो यह है कि उसके 2 नाबालिग बेटों को छोड़ दें तो पूरा परिवार किसी ना किसी मामले में आरोपी है। कोई जेल में बंद है तो कोई फरार है। आपको अतीक एंड फैमिली की क्राइम कुंडली के बारे में भी बता देते हैं। अतीक अहमद की बात ही सबसे पहले करेंगे। अतीक अहमद की बात करते हुए आपको बता दें, अब अपहरण केस में आजीवन कारावास में है। और उसके बाद आता है अशरफ अहमद, ये भाई है और राजूपाल हत्याकांड में आरोपी भी। शाइस्ता परवीन उनकी पत्नी है, उमेश पाल हत्याकांड में प्रमुख साजिश करता है, फिलहाल फरार है। और उमर अहमद जो बेटा है, अपहरण मामले में जेल में बंद है। अली अहमद ये भी बेटा है, रंगदारी के आरोप में नैनी जेल में बंद है। असद अहमद ये भी बेटा है, उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी है और फरार है। तो पूरे परिवार की हिस्ट्री को आप समझिए, कोई फरार है तो कोई जेल में है। नैनी जेल में एक बेटा बंद है, जिससे मुलाकात की चर्चाएं भी लगातार होने लगी थी। ऐसी उम्मीद थी, लेकिन बाद में पता चला कि उसे दूर कर दिया गया और किसी भी तरह की ऐसी मुलाकात नहीं हो पाई है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ मुस्लिम बुद्धिजीवियों और उलेमाओं की लगातार मुलाकातें हो रही हैं और इस मुलाकात के पीछे तर्क दिया जा रहा है
कि हिंदू मुसलमानों के बीच गहरी होती जो खाई है उसको पाटना है और समाज में आपसी सौहार्द बनाना है। लेकिन 2 मुलाकात हो चुकी है, बावजूद इसके मुस्लिम पक्ष थोड़ा निराश है। वजह क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मुस्लिम समुदाय के बुद्धिजीवियों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ मेल मिलाप का दौर जारी है। आरएसएस नेताओं के साथ मुस्लिम उलेमा भी मिले हैं। पिछले साल अगस्त से अभी तक आरएसएस के साथ मुस्लिम बुद्धिजीवियों और उलेमाओं की 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। लेकिन 2 मुलाकातों के बाद मुस्लिम नेताओं ने पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि घृणास्पद भाषणों में कोई कमी नहीं है, न ही आरएसएस की ओर से कोई हस्तक्षेप हुआ। संघ नेताओं के साथ मुलाकात करने वाले मुस्लिम बुद्धिजीवियों की फेहरिस्त में शामिल रहे पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने स्वीकार किया कि उनकी तरफ से ही आरएसएस नेताओं से मिलने की पहल की गई है। देश में सांप्रदायिक सौहार्द मजबूत करने और हिंदू मुस्लिमों के बीच गहरी होती खाई पाटने के लिए आरएसएस से मिलने के लिए हम दोनों ने कदम बढ़ाया था, क्योंकि बातचीत से ही समस्या का हल निकलता है। संघ नेताओं के साथ मुलाकात के बाद भी मुसलमानों में पीड़ा और भारी आक्रोश है, क्योंकि नफरत के मामलों में कोई कमी नहीं आ रही। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में हाल ही में कई मुस्लिम विरोधी मार्च देखे गए और इसमें मुस्लिमों के साथ बहिष्कार की बातें भी कही गई थी। इतना ही नहीं, ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ और इन लोगों पर अगर कोई कार्रवाई होती भी है तो लापरवाही के चलते ये लोग आसानी से छोड़ दिए जाते हैं। हालांकि 2 मुलाकातों के बाद निराश होने के बावजूद मुस्लिम बुद्धिजीवी आरएसएस के साथ बातचीत जारी रखने के लिए तत्पर है और संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ एक और बैठक करना चाहता है, लेकिन संघ प्रमुख अभी कई महीनों तक व्यस्त रहेंगे। मुस्लिम पक्ष की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि कोई भी राष्ट्र निर्माण के प्रति संघ की विश्वसनीयता और इच्छा पर संदेह नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि हम भारत के 20% अल्पसंख्यकों सहित सभी वर्गों को साथ न लें। इसलिए ये जरूरी है कि देश को सांप्रदायिक कलह से मुक्त करने और प्रेम और सद्भाव की बात करने के लिए संघ को ऐसे कृत्यों की निंदा करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।